नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि एलियस लूज क्यों होता है। एलियस का मतलब है कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अगर आप ये जान गए कि लूज क्यों होता है तो आप ये भी जान सकते हो कि इसे टाइट कैसे किया जाता है। और आप सभी को पता है कि एसिड रिफ्लक्स, जीआरडी और हाइटिस हर्निया के जो पेशेंट है इनके एंडोस्कोपी के रिपोर्ट में अक्सर लिखा हुआ रहता है कि लैक्स एलियस। तो लैक्स मतलब लूज होने का कारण क्या है उसके बारे में आज हम पूरी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एलियस क्या होता है और ये किससे बना रहता है। तो एलियस एक डायफ्राम से बना रहता है और एलियस का फंक्शन, एलियस क्या है कि आपका जो इसोफेगस है और स्टमक है इसके बीच में जो जंक्शन है उसको बोला जाता है एलियस, मतलब लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है। अभी ये जो स्फिंक्टर है इसका काम क्या है कि जब एक खाना अंदर स्टमक में जाता है तो ये क्लोज हो जाता है और जब खाना अंदर जाना रहता है तब ओपन होता है। तो अगर ये लूज हो गया तो उससे होगा क्या कि आपके स्टमक के अंदर का जो खाना है या एसिड है ये ऊपर आता है और आपको हार्टबर्न या कई सारी समस्याएं उत्पन्न करता है। तो इसका मतलब है कि जो एलियस है ये क्लोज रहना बहुत जरूरी रहता है। अगर ये क्लोज नहीं रहा तो फिर आपको ये परेशानी आती है। तो अभी हम ये जानते हैं कि ओपन कैसे होता है और क्लोज कैसे होता है, इसमें डायफ्राम का क्या रोल होता है उसके बारे में अभी हम जानते हैं। देखिए, जब आप इनहेल करते हो, पहले तो हम डायफ्राम के बारे में जानते हैं। आप सभी को अगर डायफ्राम के बारे में नहीं पता रहेगा तो मेरा कई सारे ये चैनल पर वीडियोस है जिसमें मैंने डायफ्राम के बारे में बात की है, वो वीडियो देख लेना तो आपको पता चलेगा डायफ्राम होता क्या है। अभी सिंपल भाषा में बोलूँ तो डायफ्राम क्या है कि आपका चेस्ट और एब्डोमेन इसके बीच में एक मसल होता है, उसको बोला जाता है डायफ्राम। इसका मेन फंक्शन होता है इनहेलेशन। ठीक है, सांस लेना। जब आप सांस लेते हो तो डायफ्राम से लेते हो। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं कि डायफ्राम और एलियस का ओपन रहना और क्लोज रहना इसका संबंध क्या है। ठीक है, तो अभी देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब आप सांस लेते हो तो होता क्या है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे जाता है। ठीक है, जब आप सांस छोड़ते हो डायफ्राम रिलैक्स होता है, ऊपर आता है। जब वो रिलैक्स होता है तो डोम शेप, मतलब एक आधा चांद, उस पोजीशन में डायफ्राम रिलैक्स रहता है। जब डायफ्राम डोम शेप में रहता है, जब वो रिलैक्स रहता है, जब आप अच्छे से पूरी तरह से एक्सेल करते हो तभी ये पोजीशन आती है। और ये जो पोजीशन है इसमें क्या होता है कि जो आपका स्फिंक्टर है ये क्लोज रहता है, बंद रहता है। ठीक है, और जब आप सांस लेते हो तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे जाएगा। ये जो कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन है जिसमें डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। ठीक है, और ये फ्लैट होता है तब एलियस जो है, स्फिंक्टर जो है, वो इस पोजीशन में ओपन रहता है। ठीक है, मतलब डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन और डिसेंडेड पोजीशन, इसमें एलियस ओपन रहता है। डायफ्राम की रिलैक्स पोजीशन और डोम शेप पोजीशन, इसमें एलियस क्लोज रहता है। समझ गए। अभी जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड और डिसेंडेड पोजीशन में रहेगा तो होगा क्या है कि आपका जो रिब केज है ये इस तरह से फैल जाएगा, साइड से पसलियां निकल जाएगी, आगे निकल जाएगी, मतलब आपके रिब केज का शेप चेंज हो जाता है। ओके, और जब वो रिलैक्स पोजीशन में रहेगा तो रिब केज ऐसे अंदर, ये जो नीचे वाली पसलियां है वो अंदर रहेगी। ठीक है, तो ये जो रिब केज है, हम अक्सर वीडियोस में बात करते हैं कि आपका रिब केज का पोस्चर सही होना चाहिए, आपका रिब केज का पोस्चर सही होना चाहिए, पेल्विस का पोस्चर सही होना चाहिए। ये पोस्चर के बारे में क्यों बात करते हैं? क्योंकि अगर ये रिब केज का पोस्चर हम बताते हैं, इसका मतलब वो तभी सही हो सकता है जब आपका डायफ्राम का पोस्चर सही होगा। और डायफ्राम का पोस्चर का मतलब क्या है? डायफ्राम का पोस्चर का मतलब ये है कि वो रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए, डोम शेप में होना चाहिए। और ये कभी होगा जब आप एक्सेल कर पाओगे। इसलिए हम अक्सर टेक्निक्स में, जो भी इस चैनल पर ब्रीदिंग टेक्निक्स हमने बताई है उसमें हम अक्सर बताते हैं कि आप लॉन्ग एक्सेल करो, लॉन्ग और कंप्लीट एक्सेल करो। क्यों हम एक्सेल पे फोकस कर रहे हैं? हम एक्सेल पे इसलिए फोकस कर रहे हैं ताकि ये डायफ्राम डोम शेप में आ जाए। क्योंकि जब तक ये डोम शेप और रिलैक्स पोजीशन में नहीं आता है तब तक आपका जो एलियस है, जो लैक्स हुआ है, लूज हुआ है, ये क्लोज नहीं हो सकता। ठीक है, अभी हमें उसको टाइट नहीं करना है। ठीक है, टाइट तो चलो कॉमन भाषा में बोल दिया, टाइट कर दिया, टाइट नहीं करना है, हमें उसको क्लोज करना है।
अगर टाइट ही करना होता तो सर्जरी में भी तो टाइट ही करते हैं, लेकिन अक्सर ज़्यादातर लोगों में सर्जरी के बाद भी हमें कई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देते, सिम्टम्स दिखाई देते, सर्जरी के फेल्योर दिखाई देते। वो क्यों दिखाई देते? क्योंकि वो लोग मतलब जब डायफ्राम को, स्फिंक्टर को जब टाइट करते तब उसको रिलैक्स पोजीशन में नहीं लाते हो। वो जिस पोजीशन में डायफ्राम है उसी पोजीशन में वो एलियस को टाइट कर देते। हमें एलियस को टाइट नहीं करना है, हमें एलियस को उसकी नेचुरल पोजीशन में क्लोज रखना है। और ये तभी संभव है जब आप आपके डायफ्राम को डोम शेप में लेके आओगे। डायफ्राम डोम शेप में आया, एलियस क्लोज हो गया। एलियस क्लोज हो गया, आपका एसिड रिफ्लक्स, जीआईडी, हाइटिस, अन्य सब ठीक हो गया। समझ लेना। तो अब तक हमने समझ लिया कि डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में और नीचे गया हुआ है तो एलियस ओपन है। और यही स्थिति में अक्सर एसिड रिफ्लक्स जीआईडी के जो पेशेंट है उनमें डायफ्राम इसी स्थिति में रहता है। हाइटिस हर्निया के पेशेंट में डायफ्राम इसी स्थिति में रहता है और वो ओपन हो जाता है, इसलिए स्टमक का अंदर का एसिड ऊपर आ रहा है, इसलिए स्टमक का कुछ पार्ट ऊपर आके हाइटिस हर्निया हो रहा है। समझ रहे बात को? तो ये जो पोजीशन है ये तभी जाएगी जब डायफ्राम रिलैक्स पोजीशन में होगा, डोम शेप में होगा, और ये तभी संभव है जब आप एक्सेल कर पाओगे। अभी आप बोलोगे कि हम इतनी सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स कर रहे हैं, मतलब हमारी ब्रीदिंग टेक्निक्स नहीं, ये चैनल पे जो दिए हैं वो नहीं है, लेकिन हम प्राणायाम करते हैं, हम डायफ्रामेटिक मतलब जो भी हम सांसों का व्यायाम कर रहे हैं, तो उसे क्यों नहीं ठीक हुआ? तो उसका आंसर ये है कि अगर आपको डायफ्राम को इस पोजीशन से इस पोजीशन में लाना है तो आपके शरीर का पोस्चर को ऐसी पोजीशन देनी होगी जिस पोजीशन में आपको आपके डायफ्राम को एंगेज कर पाओगे और उसको एंगेज करके आप इनहेल कर पाओगे। ठीक है? आप जो भी कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें आप डायफ्राम से सांस नहीं ले रहे हो, इसलिए सालों साल करके भी आपके रिबकेज का पोस्चर चेंज नहीं हो रहा है और डायफ्राम उसकी सही पोजीशन पे नहीं आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एसिड रिफ्लक्स, जीआईडी और हाइटिस हर्निया सच में ठीक हो, हम सच में ये वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि जो चाहता है ना, जो इंसान चाहता है कि मैं सच में ठीक होना चाहता हूं, अगर वो सच में ठीक होना चाहता है तो ठीक होने के लिए कुछ भी कर सकता है। और हम तो यही चाहते हैं कि रोज आप 1 घंटा एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग टेक्निक्स करो, आप ठीक हो जाओगे। तो अगर आप सच में चाहते हो तो ब्रीदिंग टेक्निक्स ट्राई करो। इस चैनल पर हमने कई सारे वीडियोस दिए ब्रीदिंग टेक्निक्स के, अगर वो आप ट्राई करोगे तो आपको निश्चित ही फायदा होगा। ट्राई करते वक्त एक ध्यान रखना है कि आपको समझ कर करना है। ये अवेयरनेस की एक्सरसाइज है, ये कोई स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज नहीं है, इसमें आपको स्ट्रेंथ यूज़ नहीं करना है, ध्यानपूर्वक करना है। आप सांस ले रहे हो, जा रहा है, जो भी हमने वीडियोस में इंस्ट्रक्शंस दी है उसको एज इट इज़ केयरफुली फॉलो करना है। अगर आप वो कर पाए तो समझ लेना आप ठीक हो गए। और अगर आप पहली बार नहीं भी कर पा रहे हो, जो इंसान उसे सीखना चाहता है, तो हर बार अपनी गलती ढूंढनी है, अगली बार उसको रिपेयर करना है, फिर से करना है। ऐसे कर करके एक दिन आप जरूर सीख जाओगे। और ये सीखने में आसान, बहुत आसान टेक्निक्स है, सिर्फ आपका ध्यान उस पर होना चाहिए। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी, रूट कॉज के बारे में मिलेगी। जो बीमारियां दवाइयों से ठीक नहीं होती उसका रूट कॉज आपके पोस्चर में छुपा हुआ है और वो सभी बीमारियां ब्रीदिंग टेक्निक से ठीक हो सकती है। तो आपको ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स के वीडियोस या रूट कॉज के बारे में जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको लगता है लोगों के काम में आ सकता है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।